जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है नए युग। और हम इस पे भगवान से जुड़े चमत्कार, इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियाँ, कथाएं और आप लोगों से जुड़ी सच्ची घटनाएं सुनाते व दिखाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। और ये कहानी एक परिवार की है जिसमें सूरज नाम के व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है कोमल और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी है चिंकी, छोटा बेटा है नरेश और उससे छोटा बेटा है सुरेश। तो ये 5 व्यक्तियों का परिवार है जो कि मेरठ रह रहा था और मेरठ में अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। और सूरज जी की नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी दिल्ली के अंदर किसी विभाग में, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि कुछ नहीं बताना, किसी बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना, सिर्फ आप हमारी कहानी सुना दीजिए जो लोगों तक पहुँचे, जिससे लोग जागरूक हों आगे के लिए। तो उनकी सरकारी नौकरी लगती है और मेरठ से रोज़ दिल्ली आना जाना अब उनको थोड़ा सा वो लगने लगा था कि बहुत दूर है और रोज़ आके थक जाया करता हूँ, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि अब कुछ पैसे हैं जिससे मैं दिल्ली में थोड़ी ज़मीन लेकर अपना घर बना सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो है दिल्ली में एक ज़मीन ली जो 35 गज थी और उन्होंने 2 मंजिल उसको बनाया, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उन्होंने तैयार किया और दिल्ली में अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए। अब उनके पास अच्छे पैसे आ रहे थे सरकारी नौकरी से, बच्चों को अच्छी वो पढ़ाई करा रहे थे तीनों बच्चों को, और अच्छा घर चल रहा था। लेकिन जब से वो दिल्ली के इस घर में आए थे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उनकी वाइफ के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मतलब बच्चों में भी, इवन बच्चों तक में भी चिड़चिड़ापन आ चुका था। और वो आपस में किसी की भी जो है ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, अगर ज़्यादा बैठते थे तो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। कोमल जी को ये बात दिल्ली में जैसे ही 1 महीना 2 महीना गुजरा कि लगा कि हमारे झगड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं यहाँ इस घर में आने से। और जो सूरज जी थे वो भी ड्रिंक किया करते थे, लेकिन मेरठ में इतनी नहीं किया करते। जब से उनकी ये सरकारी नौकरी लगी थी और दिल्ली जब से आए थे, उनके स्वभाव में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। कोमल जी उन्हें रोज़ समझाया करती थी, अधिकतर झगड़ा वैसे शराब के ऊपर ही हुआ करता था। तो कोमल जी उन्हें रोज़ समझाया कि आप इतनी ड्रिंक मत करो, ये ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप समझो बच्चे हैं 3-3, कैसे गुजारा होगा आप अगर इस तरह शराब पियोगे, क्योंकि आप जानते हो जो शराब पीते हैं फिर घर में उतना पैसा नहीं दे पाते। जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह थी, 3 बच्चे थे, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोमल जी उन्हें बहुत समझाया करती कि आप शराब मत पियो, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही, और हम किसके साथ रहेंगे अगर कुछ होता है तो। लेकिन वो सूरज जी नहीं मानते और कुछ साल के बाद सूरज जी की शराब ज़्यादा पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शराब पीने से उन्हें कैंसर बन चुका था और कैंसर से उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब वो बच्चे यहाँ आए थे, मैंने आपको सबकी एज बताई थी कि बेटी 14 साल की थी, बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा बेटा 8 साल का था, जब वो यहाँ दिल्ली आए थे मेरठ से। अब ये सब होने के बाद उनकी जो कोमल जी पत्नी थी, तो उनको उनकी सरकारी नौकरी वो उन्हें मिल जाती है और उन्हें मिलने के बाद वो बच्चों पर इतना ध्यान देती हैं और वो सुबह अपना जाती हैं और शाम को काम से वापस आकर फिर बच्चों पर ध्यान देती हैं। बच्चों को भी सुबह वो स्कूल छोड़ के जाती थी और वापस शाम को बच्चे घर पहुंच जाते थे, तो ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से लेते हुए वापस अपने घर आती थी। तो फिर वो शाम को आपस में बात करते थे, लेकिन वो देख रही थी कि दोनों तीनों बच्चे के स्वभाव में चेंज आता जा रहा है और इनकी आपस में नहीं बनती, कि एक बेटा ऊपर रहता है तो एक बेटा नीचे रहता है, वो आपस में कभी बैठ के बात भी नहीं करते। बात करते तो उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो इग्नोर करती हैं कि शायद ये उम्र ही ऐसी है और बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं तो शायद उनको अब अपनी अपनी जगह चाहिए सेपरेट, तो वो इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। अब बेटी जब इतनी बड़ी हो चुकी थी, अब कोमल जी सोचती हैं कि बेटी की शादी करनी चाहिए। तो बेटी की शादी के लिए वो एक अच्छा लड़का देखती हैं और लड़का बहुत अच्छा कमा रहा होता है। तो वो कहती हैं कि अब आपकी शादी का समय आ गया। तो एकदम ही चिंकी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वो बार बार अपनी मम्मी को ये कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, किसी से भी शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। और मदर ये सोचती है कि शायद आजकल के बच्चे तो ये करते ही हैं, उस समय के बच्चे तो ये करते ही थे कि भाई शादी नहीं करनी, अब या मैं आगे पढ़ना है और कुछ पढ़ाई करनी है, कोर्सेज करने हैं, तब उसके बाद देखें, जब हम स्टैंड हो जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। बट उसकी मदर कहती है नहीं, हम गाँव से बिलोंग करते तो हमें शादी अब इसकी करनी पड़ेगी। तो बच्चे तो ऐसे मना करते ही हैं। तो अब कुछ दिन बीतते हैं, 2-4 दिन बीतते हैं। 2-4 दिन के बाद एक दिन रात को ठीक 12 बज के कुछ मिनट पे
जो बेटी कोमल है वो उठती है और अपनी मदर के पैर खींचकर मम्मी को उठाती है और तेज़ आवाज़ में बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा सुनकर उनकी मम्मी और दोनों बच्चे जो बेटे हैं वो भी अब बड़े हो चुके हैं, तो वो भी एकदम आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, घर में इतनी तेज़ कौन चिल्ला रहा है। तो देखते हैं कि बहन जो उनकी बहन है उसने अपने बाल बिखेर रखे हैं और उसकी आंखें इतनी लाल हो चुकी हैं, इतनी लाल हैं कि जैसे कई दिनों से सोई ना हो और बहुत देर से रो रही हो, सिर्फ रो रही हो। और उसकी बहन बार बार सिर्फ एक ही बात करती है, मुझे जब मैंने एक बार बोल दिया शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, नहीं करनी मुझे शादी। तो इस तरीके से वो बार बार अपनी मदर को कह रही होती है और गुर्रा रही होती है। तो ऐसा देखकर उसकी मदर घबरा जाती है और उसको बार बार कहती है, चिंकी चिंकी, क्या कौन हो तुम? कहते मैं चिंकी नहीं हूँ, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। ऐसा सब दोनों भाई और उनकी मदर सुन रही होती है, और ऐसा सुनकर वो जैसे ही सुबह होती है सबसे पहले उसको उठाते हैं पानी वानी डालकर और सीधा मंदिर ले जाते हैं। मंदिर उनके घर से कुछ ही दूर था। मंदिर जैसे ही वो लेके जाते हैं वो दोबारा कहती है, मंदिर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना तुम चले जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो वो फिर पंडित जी को अंदर जाके बताते हैं कि पंडित जी एक हमारी बहन है और इस तरीके से कर रही है। उसका जो छोटा भाई सुरेश है वो अंदर जाकर पंडित जी को बाहर बुला के ले आता है। अब पंडित जी देखते कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ है, देखते ही वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे बस से बाहर है, इसको हम नहीं कर सकते। हाँ, मेरी जानकारी में एक है, आप उनके पास ले जाइए। ऐसा कहकर फिलहाल पंडित जी उनको रोकने के लिए एक जो है धागा उस बेटी की कलाई पर बांध देते और कहते हैं आप घर ले जाओ, मैं उनसे संपर्क करते ही आपको बता दूंगा। तो ऐसा पंडित जी ऐसा बोलकर उन्हें घर भेज देते हैं। और पंडित जी कहते हैं कि ये कलाई पर उनका सब कुछ समझा के उन्हें घर भेज देते हैं। वो घर चले जाते हैं और वो बेटी उस टाइम तक शांत हो जाती है। अब शाम होते पंडित जी उनके घर जाते हैं जिनका पंडित जी ने उन लोगों को बताया था, और उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क होने के बाद वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक बेटी पर इस तरीके है जो मेरी क्षमता से बाहर है और आप ही ठीक कर सकते हो। वो कहते हैं ठीक है कि मैं जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ दिन अपनी साधना को पूर्ण करना पड़ेगा, तब मैं उस बेटी का इलाज कर पाऊंगा, ऐसे मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। तो पंडित जी कहते हैं इतने तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और शायद हम आगे उसे बचा भी ना पाए। तो वो पंडित जी अपने यहाँ से जो दूसरे पंडित जी जो सिद्ध पंडित जी थे उनसे भी ज़्यादा उनमें शक्तियाँ थी, तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक विभूति देता हूँ और आप उनके घर के बाहर इसको छिड़क दीजिएगा या एक लकीर बना दीजिएगा गेट के बाहर, तो कुछ नहीं होगा और तब तक मेरी साधना भी पूरी हो जाएगी और मैं उनके घर आ जाऊँगा, आप चिंता ना करें। तो पंडित जी उन्हें भगवान की विभूति देते हैं और दूसरे पंडित जी लेकर उनके घर पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानकार थे, उनके घर के पास ही वो मंदिर था। तो वो जाते हैं, वो भी अंदर नहीं जाते, वो उनको सब समझाते हैं कि ये विभूति है इस तरीके से, और पंडित जी कुछ दिनों में हमें संपर्क करेंगे, वो आ जाएंगे और तब तक बेटी का कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। अब मदर तो मदर है, मतलब माँ तो माँ ही होती है ना, वो बेटी को इस हालत में छोड़ नहीं सकती। तो वो भी अपने कांटेक्ट में जो भी होती हैं उनको फ़ोन करती है, उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से हमें प्रॉब्लम चल रही है और कुछ पता नहीं क्या हो गया है, और वो मंदिर वाले पंडित जी ने मना कर दिया, उनके बस में नहीं है, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो ऐसे ही करते करते 2-4 दिन बीतते हैं, और 2-4 दिन बीतने के बाद 7 दिन में जो है उन दूसरे पंडित जी की जो है साधना पूरी होने वाली थी, और 4 दिन ये व्यतीत हो चुके थे। बेटी ठीक थी बिल्कुल, बेटी को कुछ नहीं हुआ 4 दिन में। 4 दिन बीतने के बाद जो कोमल जी हैं वो अपने एक दोस्त को ये बात ऑफिस में बता रही होती है कि इस तरीके से हो गया है, तो कोई अगर आप मदद कर सकते हैं। तो सभी उनको बोलते हैं कि बालाजी ले जाइए, आप बालाजी ले जाइए। लेकिन अब वो भी सोचते हैं कि शायद हमें बालाजी चलना चाहिए। तो बड़े बेटे को लेकर वो नरेश को लेकर और बेटी को लेकर सुरेश को घर ही छोड़ देते हैं। वो बेटी को लेकर बालाजी की ओर नेक्स्ट डे जाने की कोशिश करते हैं। तो बेटी बार बार छुड़ाकर हाथ कभी कुछ, कभी यहाँ, कभी कूद जाए, गाड़ी से निकल के भग जाए, इस तरीके से कोशिश करती है कि मैं बालाजी नहीं जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से उसे बिठा के बालाजी ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, जैसे ही बालाजी पहुंचने से पहले वो खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए उतरते हैं। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि हम किसी काम के लिए उतरे थे, उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया क्या काम था। तो वो उतरते हैं तो वहीं से वो बेटी गाड़ी से निकल के उस दुकान में जाके छिप गई और किसी को वो पूरी रात तक नहीं मिले। अब यहाँ पूरे 6 दिन बीत चुके थे, ये रात की बात है। रात में वो छुप गई जाके, और सुबह तक ढूंढने के बाद वो सुबह 8:30 बजे जो वहाँ दुकान थी उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी, वहाँ मिली। उन्होंने उसको पकड़ा और वो बालाजी ना जाकर वापस आ गए।
क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अब बालाजी जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो वापस आ गए। छठा दिन बीत चुका था, अभी छठे दिन की ये रात थी, 7वां दिन बाद वो पंडित जी आने वाले थे। तो छठे दिन वो अपने घर वापस आए। पूरा छठा दिन सिर्फ आने जाने ट्रैवल में बीत गया। अब रात को जो है वो अचानक उन्होंने देखा कि उसके हाथ में वो धागा नहीं जो पंडित जी ने दिया था। और जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचे, वो अंदर ना जाए। जो कोमल जी की बेटी है चिंकी, वो अंदर आने से मना कर दे कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं घर के अंदर जाऊंगी ही नहीं। या वो शक्ति उसे रोक रही थी कि अंदर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पंडित जी की विभूति लगी हुई थी उनके घर के बाहर, इसीलिए वो अंदर नहीं जा रही थी। और धागा ना होने के कारण वो शक्ति उस पर वापस लौट आई थी। हम उसको शक्ति का ही नाम देंगे, क्योंकि वो भी एक शक्ति है। जैसे हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे भगवान है हमारे, ऐसी वो भी एक शक्ति है। तो वो नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं, एनर्जी का ही नाम देते हैं। ये सब वीडियो पर बोलना ठीक भी नहीं है। तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा उग्र होती है कि उसको 6 लोग पकड़ रहे होते हैं, वो 6 की 6 को फेंक देती है। वो ड्राइवर होता है, पास के पड़ोसी होते हैं, क्योंकि इतनी आवाज़ सुनकर पड़ोसी आते हैं। 6 लोगों के भी काबू में वो एक 22 साल 24 साल की लड़की काबू में नहीं आती। आप समझ सकते हो कितनी उग्र शक्ति होगी उसके ऊपर। क्योंकि एक जो पंडित पुजारी होते हैं वो भी बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने भी साफ मना कर दिया उसका इलाज करने को। तो आप समझ सकते हैं। अब जैसे तैसे करके जो बेटा है नरेश, फटाफट उन्हीं पास वाले पंडित जी को बुला के लाता कि पंडित जी वो बेटी के धागा निकल गया है और हम ऐसे ऐसे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा जब मैंने तुम्हें बोला 7 दिन के बाद वो पंडित जी आएंगे, आप क्यों गए? फिर भी वो गंगा जल वगैरह लेके और कुछ अपनी पड़ी हुई चीज़ों को लेकर पास जाते हैं और उस बेटी को शांत करते हैं, किसी तरीके से शांत करते हैं और उसको अंदर। लेकिन घर में घुसने से पहले वो बेटी पंडित जी कहती है, तू लेकर जाएगा मुझे अंदर, तेरी हिम्मत है इतनी? तो इस तरीके से बोलकर वो उसको पंडित जी को चैलेंज करती है। पंडित जी फिर भी शांत होकर उसका इलाज करते हैं और जैसे तैसे करके उसे शांत कर कर अंदर की तरफ और ले जाते हैं और एक धागा बांध देते हैं। कल पंडित जी आएंगे और कल तक इस धागे को अब कोई छुएगा नहीं, आप इसको खाना वगैरह खिलाइए और ये शांत रहेगी अब। तो वो एक दिन जैसे तैसे रात बीतती है। 7वें दिन पंडित जी जो है, जो बड़े पंडित जी जिनकी साधना अब पूरी हो चुकी थी, दोपहर के वो ठीक 1 बजे उनके घर आए। उन्हें देखते ही वो लड़की छिपने लगी, क्योंकि कहते हैं ओरा, जो व्यक्ति का ओरा होता है, जो सिद्ध संत होते हैं उनके ओरे से ही ये चीज़ें प्रभावित हो जाती है। आसपास का जो 1-2 किलोमीटर का एरिया होता है, कहते हैं ओरा अगर इतना शक्तिशाली है तो ये चीज़ें वैसे ही डर के भाग जाती हैं। अब वो पंडित जी के ओरे को ही देखकर, मतलब वो घर में भी नहीं घुसे, उन्हें ऐसी शक्तियों का एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रभावित व्यक्ति आ रहा है कि जिससे मुझे बचना है। तो अब जैसे ही पंडित जी अंदर घुसे, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी और जो धागा था उसने वो तोड़ दिया, खुद ही अपने आप ही अपने हाथ से तोड़ दिया, जो मंदिर वाले पंडित जी ने बांधा था। अब वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पंडित और जैसे ही दोनों भाई उसे पकड़ने के लिए गए तो उस पंडित जी ने कह दिया कोई नहीं पकड़ेगा इसको, जो करना करने दो, अब मैं और यही सिर्फ बात करेंगे। पंडित जी ने जैसे ही अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, वो और तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगी, पंडित जी को गालियाँ तक देने लगी। काफ़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ें भगाने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। तो उनकी मदर घबरा रही कि मेरी बेटी इस तरीके से कर रही है। तो उन्होंने, पंडित जी ने उनको भी शांत किया कि आप शांत होकर बस देखते रहिए और कुछ बोले ना। फिर पंडित जी ने दोबारा अपने मंत्र शुरू किए और मंत्र शुरू होते ही अब वो अपना उग्र रूप दिखाने लगी, जो भी शक्ति थी उनके ऊपर थी, उस लड़की के ऊपर। और जैसे ही वो उग्र रूप में आई, पंडित जी ने तुरंत उसके बाल पकड़कर उन्हें बैठा लिया कि अब आप चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अब पंडित जी ने जैसे ही उसके बाल पकड़े, वो बिल्कुल शांत हो गई और पंडित जी ने अपने बैग से एक शीशा, दर्पण, जो कि एक छोटा सा चकोर शीशा था जो हाथ में पकड़ सकते हैं, वो निकालकर उस बेटी को दिया और उस बेटी को कहा इसमें देखो क्या दिख रहा है। तो बेटी जैसी उस दर्पण को पकड़ती है और देखती है तो उसमें उसकी शक्ल ना दिखकर जो उसके ऊपर था, बेसिकली वो एक जिन था जो उस बेटी ने बताया। तो चिंकी ने जो बताया वो जिन था एक, और जिन उसे साफ साफ दिखाई देता था पहले भी और उससे बात भी करता था, लेकिन वो किसी को नहीं बताती डर के मारे, क्योंकि वो उसे मारने की, उसके मदर को मारने की सब चीज़ को बोल दिया करता था। लेकिन वही जिन अब उसे उस शीशे में दिखाई दे रहा था और अपनी शक्ल भी दिखाई देती थी, वो जिन भी दिखाई दे रहा था, दोनों उस मिरर में दिखाई देते। पंडित जी ने पूछा क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है वो? तो लड़की ने कहा हाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो पंडित जी ने कहा इस शीशे के अंदर देखो और भी कुछ दिखाई देगा।
तो उसने देखा एक जिन, और मतलब एक जिन जैसा वो जिन है उससे भी शक्तिशाली कोई आकृति उसके अंदर बार बार ब्लिंक हो रही है, मतलब शीशे के अंदर ही बार बार दिख रही है। और सिर्फ ये उस लड़की को दिखाई देता है, जबकि उधर उसकी मदर भी बैठी हुई थी, उसके दोनों भाई भी थे उस शीशे के अंदर, और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ उनकी जो है चिंकी की जो मिरर में परछाई बनती है वही दिखाई दे रही थी। अब चिंकी कह रही है कि हाँ जी एक और मुझे पंडित जी कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो चिंकी से बोलते हैं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ और आप इससे बोलिए कि आप इसको ले जाएं जो मुझे डरा रहा है। तो ऐसा ही वो चिंकी बोलती है जैसा पंडित जी ने बोला, और पंडित जी अपने मंत्र शुरू करते हैं। और जैसे ही चिंकी ये बोलती है कि आप इसे ले जाएं, वो जो दूसरी आकृति है वो पूर्ण रूप से उन्हें मिरर में दिखाई देती है, और वो उस जो जिन था, जो शक्ति थी, उसको अपने पास पकड़ कर ले जाती है और उसे बंद कर लेती है। उसने ये चिंकी ने साफ बताया कि मुझे ये दिखाई दिया है कि उसे वो ले जाती है, और अब चिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से ठीक हो जाती है। और पंडित जी कहते हैं कि अब ये मिरर अपने पास रखो, अगर ये शक्ति दोबारा आपको या कोई भी शक्ति परेशान करे तो ये मिरर आप खोना मत, और इस मिरर के ही थ्रू आप जो है यही बोलना कि आप इसको ले जाओ, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा। अब चिंकी ये मिरर हमेशा अपने पास रखती है, और पंडित जी ये सब करने के बाद, अपनी जो है पूरी पूजा पाठ करने के बाद, उस घर को ठीक करने के बाद वो चले जाते हैं अपने वापस जहाँ भी वो आश्रम से आए थे। उनसे 1 रुपया नहीं लेते और चुपचाप चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते उनसे। अब चिंकी को बताए थे कि भाई ऐसे ऐसे करना है। चिंकी वो मिरर अपने पास रखती है। चिंकी की अब अगले महीने शादी हो जाती है। तो अब आगे जानने के लिए आपको हमारा दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। इस पार्ट में इतना ही। अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी चिंकी के पास वो मिरर है और अभी वो घर पूरी तरह ठीक नहीं है, तो आपको जानने के लिए दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री।